दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों पिछले दिनों गोदी मीडिया ने आपने देखा कि किस तरह से लाहौर और इस्लामाबाद तक पर कब्जा करा दिया था। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की बात है। और इनके सूत्र इतने तगड़े थे कि लाहौर और इस्लामाबाद पर भी कब्जा करा रहे थे। और अब यही सूत्र लाहौर और इस्लामाबाद को छोड़ करके देश की बाउंड्री के भीतर आ गए हैं और ये बिहार पहुंच गए हैं। और जब ये सूत्र गोदी मीडिया के बिहार पहुंच गए हैं तो ये वो सारी बातें बता रहे हैं जो भारत में एसआईआर कराने वाला, वोटर लिस्ट की रिवीजन कराने वाला आयोग भी खुल करके नहीं बता पा रहा। वो बोल नहीं रहा है कुछ, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से वो भी दावे कर रहे हैं। आज सुबह से मैं देख रहा हूं कई चैनलों को, और कई चैनलों पर यह दावा किया जा रहा है कि बिहार की वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, बर्मा और नेपाल के नागरिक पाए गए हैं। अब सवाल यह है कि बर्मा, बांग्लादेश और नेपाल के नागरिक हैं, इनकी पुष्टि क्या गोदी मीडिया ने की या जिसके सूत्र के हवाले से कर रहे हैं उन लोगों ने की है? अब तक मैंने एक भी ऐसा ट्वीट या एक भी ऐसा पोस्ट, कम से कम एसआईआर की इजाजत देने वाली संवैधानिक संस्था जिसके प्रमुख ज्ञानेश कुमार है, उसकी तरफ से नहीं देखा है। तब सवाल यह उठता है कि इस तरह की रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग गोदी मीडिया ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कर रहा था, और उस रिपोर्टिंग के दौरान जो चीजें चल रही थी, भारत सरकार की नीति के ठीक उलट जाके बयान दे रहा था। क्या अब गोदी मीडिया इतना ढीठ हो चुका है? क्या ज्ञानेश कुमार के आयोग से भी ज्यादा ढीठ हो चुका है वो? इस सवाल का जवाब अब गोदी मीडिया ही दे सकता है, क्योंकि निर्देश तो उसे कहीं और से आते हैं। मीडिया मैनेज करने के लिए रायसीना हिल पे गुजरात से लाकर एक व्यक्ति को बिठाए जाने की चर्चा तो आप सभी सुनते हैं। और जब चर्चा वहां तक पहुंच ही गई है तो उसके बाद क्या वो चर्चा भी वहीं से आ रही है? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि बिहार में जिस प्रकार की ढिठाई ज्ञानेश कुमार का आयोग कर रहा है, और जिस तरह से, चाहे वो कोई भी चैनल हो, यूट्यूब का चैनल हो, चाहे वो टेलीविजन का कोई चैनल हो, कई पत्रकार जमीन पर उतरकर रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब वाले हो, चाहे वो गोदी मीडिया चैनल वाले हो। अगर थोड़ी भी ईमानदारी से वो रिपोर्ट कर रहे हैं, या फिर इंडियन एक्सप्रेस की खबर जो पहले पन्ने पर थी वो तो सबने देखी, अगर उन खबरों की तह तक जाएं तो कई सारी बातें साफ हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि 2 फॉर्म देने की बात की गई, लेकिन 2 फॉर्म लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। एसआईआर के तहत एक रिसीविंग जो देने की बात हुई वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। खुद मैं भी बिहार का वोटर हूं, मुझे भी एक ही फॉर्म मिला, 2 फॉर्म नहीं मिले। तो मैं कैसे मान लूं कि 2 फॉर्म दिए जा रहे हैं? इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, और इस तरह की बातों को लेकर के जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, उन परिस्थितियों में तमाम तरह की ऐसी चीजों का जिक्र हो रहा है जिसका कि कोई आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या है। बहुत सारे लोगों के फॉर्म बिहार में बिना किसी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के जमा किए जा रहे हैं, और इसलिए जमा किए जा रहे हैं क्योंकि जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, उन 11 डॉक्यूमेंट में से एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है जो उनके उस पूरे के पूरे मामले की पुष्टि करता हो। मैं अपने घर की बात बता रहा हूं। मेरे घर में, मेरे परिवार में एक विवाहित महिला, जो स्वाभाविक है 2003 में वोटर नहीं थी, उससे बहुत सालों बाद, 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई, उसके बाद वो विवाह करके घर में आई। उस महिला के पास आधार कार्ड है, उस महिला के पास 10th का सर्टिफिकेट या जो भी ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ इंगित होता हो वो सर्टिफिकेट है, लेकिन वो उसके मायके पक्ष के एड्रेस पर है। अब कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ एक आवासीय प्रमाण पत्र बना के लगाना होगा, जबकि ज्ञानेश कुमार के आयोग के दिशा निर्देशों को आप पढ़ें तो उसमें साफ कहा जा रहा है कि उसमें 25 जून के बाद बने हुए कोई भी, जब से ये एसआईआर का नोटिफिकेशन आया 24 जून को, उसके बाद बने हुए किसी भी तरह के आवासीय या जाति प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो क्या जो महिलाएं विवाह कर दूसरे घर में आई हैं, क्या वो वोटर नहीं होंगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो बीएलओ आ रहे हैं, वो बीएलओ भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, 10th के उस सर्टिफिकेट से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें पति का नाम नहीं, उसमें तो पिता का नाम है।
और जिसमें पति का नाम है वो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को स्वीकार करने में दिक्कत है। और ढिठाई की बात की जाए यदि ज्ञानेश कुमार के आयोग की, तो ज्ञानेश कुमार के आयोग की ढिठाई को यदि आप देखने की कोशिश करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि जो डॉक्यूमेंट आप कह रहे हैं उनमें से ज्यादातर डॉक्यूमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास भी नहीं है। और जो 3 डॉक्यूमेंट पर विचार करने के लिए कहा कि उन्हें आपको अलाउ करना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर आई कार्ड हो, एपिक कार्ड जिसे कहते हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो। आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को 72 घंटे से ज्यादा बीत गया, जजमेंट को नहीं, उस दिशा निर्देश को। अब तक उस आयोग की ढिठाई को आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक लूप होल छोड़ दिया कि आपको विचार करना होगा, तो विचार करना होगा को उन्होंने ऐसे समझ लिया जैसे कि कोई आम आदमी जाकर के ज्ञानेश कुमार के आयोग को पढ़ा रहा हो कि विचार करना होगा। ये हालात बने हुए हैं अभी। और इस हालात पर यदि कोई पत्रकार, यदि कोई यूट्यूब चैनल का पत्रकार या कोई गोदी मीडिया में ही साफ सुथरी छवि का पत्रकार यदि रिपोर्ट करता हो, तो उसकी रिपोर्टिंग के बाद तरह तरह के दिशा निर्देश आते हैं। अब एक सीनियर पत्रकार साथी हैं, उनका वीडियो मैंने देखा और उसके बाद बेगूसराय के जिला प्रशासन का ट्वीट भी मैंने देखा। और उन सब को देखने के बाद लगा कि भाई वो लोगों से बात कर रहे हैं, एसडीएम के दावों की पोल खोल रहे हैं, वो पसंद नहीं आ रहा है। उस पर सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये दावा सही नहीं है, ये भ्रामक दावा है, निराधार है। अब सवाल ये है कि जब वोटर जिसके पास कागज पहुंचा, उसके दावे कैसे निराधार हो सकते हैं? मैं भी एक वोटर हूं बिहार का, मुझे भी 2 फॉर्म नहीं मिले हैं, मैं कैसे मान लूं कि आयोग का दावा सही है? तो ये कई सारे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के अभी की परिस्थितियों में लोगों को बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है। अच्छा, अब एक और परिस्थिति है। एक परिस्थिति क्या है? वो परिस्थिति है कि जिनके नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें कुछ नहीं करना है। उन्हें फॉर्म में तो आ रहा है कि आधार ऑप्शनल है, आधार स्वाभाविक है, सबके पास है, वो डाल दे रहे हैं। दूसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो उस 11 डॉक्यूमेंट में से है, स्वाभाविक है कि जो लोग बिहार में 14.7% लोग जो 10वीं पास है, उनके पास तो डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ है, 10वीं का सर्टिफिकेट, वो 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड कर दे रहे हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो 2003 में वोटर लिस्ट में नाम तो था, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद उन्होंने फोटो पहचान पत्र नहीं बनवाया था, एपिक कार्ड नहीं बनवाए थे। उनके अंदर अलग एक चिंता है। और इन सारी परिस्थितियों के बीच जब गोदी मीडिया के अगर तथ्यों की पड़ताल करें, तो यह वीडियो 24 घंटे से लंबा हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं एक तथ्य लेता हूं। बिहार का एक सीमांचल इलाका है, 4 जिले और 4 लोकसभा से क्षेत्र उस इलाके में आते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया। स्वाभाविक है कि उसमें अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय की आबादी बिहार के दूसरे इलाकों की तुलना में ज्यादा है। अब कैसे सेलेक्टिव खबरें चुन के चलाई जाती हैं, उसमें यह दिखाया जा रहा है कि इन 4 जिलों में आधार सैचुरेशन की स्थिति है और जितनी जनसंख्या है उससे कहीं 113% तो कहीं 126%, यानी हर 100 लोगों पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि 120, 25 या 113 या 114, यानी 100 से ज्यादा आधार कार्ड है, आधार नंबर इशू हुए हैं। मैंने इस चीज की पड़ताल की तो मैंने देखा कि एक जहानाबाद जिला था शायद, उसे छोड़ करके बिहार के अधिकांश जिलों में 100% से ज्यादा आधार सैचुरेशन है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई बांग्लादेश से या कोई बर्मा से या कोई रोहिंग्या या कोई नेपाल का नागरिक आकर के वहां पर वोटर बन गया है। दरअसल 2011 के बाद बिहार में जनगणना नहीं हुई है, देश में जनगणना नहीं हुई है। कायदे से हर 10 साल पर सेंसस होना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। और 11 के बाद जब जनगणना नहीं हुई है, आज 2025 है, 14 सालों में जनसंख्या भी बढ़ी है और 14 सालों में नए लोग भी पैदा हुए हैं, नए लोग भी आधार कार्ड उनके बने हैं और कुछ पुराने लोग दिवंगत भी हुए हैं। तो जनगणना होती है तब दिवंगत लोगों के नाम हटाए जाते हैं और नए लोगों के नाम ऐड किए जाते हैं और तब नई जनगणना का आंकड़ा सबके सामने आता है। 14 सालों से तो यह काम हुआ नहीं है। 14 सालों से कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसमें मृत व्यक्तियों की संख्या को हटाया जाए और नए लोगों की संख्या को जोड़ करके देखा जाए। अब सवाल यह उठता है कि 123 और 126 क्या वो तो 150% भी हो सकता है।
इसमें कौन सी नई बात है? जनगणना समय पर नहीं कराएंगे और भ्रामक जानकारियां देंगे। 4 ऐसे जिले जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उनको चुन चुन करके वहीं का डेटा लोगों के सामने लाया जाएगा। इससे बड़ा झूठ और दुष्प्रचार गोदी मीडिया का कुछ नहीं हो सकता। बिहार में अभी यही चल रहा है। 100% से ज्यादा आधार सेचुरेशन हर जिले में इस वजह से मिल रहा है क्योंकि मृत लोगों के नाम नहीं हटे हैं और नए लोगों के नाम जनगणना को 1.5 दशक होने को हो गए, 14 साल हो गए, ऐड नहीं किए गए हैं, लिहाजा आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसको सुधारने की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्वाभाविक है कि वो सेंसस तो 2021 में कराया जाना चाहिए था। 21 में कोरोना महामारी का बहाना बनाया गया और सेंसस नहीं हुआ। 22 में तो करा लेते। 22 में तो ऐसी कोई कोरोना की लहर नहीं आई थी। आखिर क्यों नहीं कराया गया? और आज 25 आ गया, तब कहा जा रहा है कि 1 मार्च 2027 को कट ऑफ डेट रखकर जनगणना कराई जाएगी। तो जब तक जनगणना नहीं होगी, इस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांटने वाले लोग और गोदी मीडिया जो पूरा दुष्प्रचार के बूते ही टिका हुआ है, इस तरह की भ्रामक जानकारियां देता रहेगा। और रही बात नेपाली नागरिकों की, सवाल यह है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक जो भी सीमावर्ती जिले हैं, तकरीबन 7 सीमा से लगते जिले और 7-8 उसके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी 14-15 ऐसे जिले हैं जिनकी आपस में नेपाल के इलाकों में शादी विवाह होता है। और जिनको भारत सरकार का कानून पता है, उन्हें पता होगा कि नेपाल आने जाने के लिए, नेपाल के लोगों को भारत आने के लिए, भारत के लोगों को नेपाल जाने के लिए कोई वीजा पासपोर्ट नहीं लगता है। वीजा पासपोर्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। शादी विवाह होते हैं नेपाल और भारत के लोगों में, रोटी बेटी के संबंधों की बात होती है। अब सवाल है कि जो नेपाल से ब्याह करके भारत आई है, क्या उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाना चाहिए? ये तो सदियों से होता रहा है कि वो नागरिकता उन्हें अपने आप मिल जाती है और वो भारत की वोटर लिस्ट में इनरोल हो सकती है। तब इस तरह की बातें क्यों कही जा रही है? और उससे भी बड़ी बात, गोदी मीडिया के सूत्रों पर एक भी ट्वीट नहीं आ रहा है चुनाव आयोग का, ज्ञानेश कुमार के आयोग का एक भी ट्वीट नहीं आ रहा है कि गोदी मीडिया जो खबरें फैला रहा है कि बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल के नागरिक भारत में वोटर बने हुए हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर चला रहा है, उस पर एक भी ट्वीट नहीं आ रहा है। लेकिन अजीत अंजुम जैसे पत्रकार, राजीव रंजन सिंह जैसे पत्रकार जो खबरें चला रहे हैं, उन खबरों के ऊपर जो जमीनी हकीकत वीडियो के माध्यम से प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की तरह आपके बीच लाकर, हमारे बीच लाकर दे रहे हैं, उस पर फैक्ट चेक के नाम से कहा जा रहा है कि नहीं ये भ्रामक है। उसी कैमरे पर एसडीएम का कह रहे हैं, एसडीएम साफ साफ कह रहे हैं कि 2 फॉर्म दिए जा रहे हैं, और उसी कैमरे पर वोटर कह रहा है कि नहीं 2 फॉर्म नहीं मिला है। उसी कैमरे पर बीएलओ कह रहे हैं कि लगभग आधे लोगों के पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और इन सब को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और एपिक कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र को स्वीकार करना होगा, तो ज्ञानेश कुमार का आयोग अब तक इतनी ढिठाई के साथ बैठा हुआ है कि उस पर कोई भी नोटिस नहीं निकाल रहा कि ये तीनों डॉक्यूमेंट मान्य होंगे। अब 28 तारीख को सुनवाई होगी, तब कहेगा कि हमने सारे फॉर्म तो कलेक्ट करा लिए, अभी 80% का डेटा कल तक का दे दिया गया। और 80% में मुझे लगता है कि कम से कम 40% तो ऐसे जरूर होंगे, मेरा अनुमान है कि 40% तो ऐसे जरूर होंगे जिनके पास उन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक नहीं होगा, जिन 11 डॉक्यूमेंट्स को ज्ञानेश कुमार के आयोग ने मंजूरी दी है। तो क्या ईआरओ के भरोसे उनको छोड़ दिया गया है? ईआरओ चाहे तो उनका नाम रखे, ईआरओ चाहे तो उनका नाम नहीं रखे, क्या इसी के भरोसे छोड़ दिया गया है? ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन जो कंसीडर करने की, विचार करने की बात कही, वो दिशा निर्देश के रूप में आनी चाहिए थी ताकि चीजें स्पष्ट हो जाए, लेकिन दिशा निर्देश के रूप में नहीं आई। और अब 28 तारीख को सुनवाई होगी, वहां जब जिरा होगी, वहां बहस होगी, तब चीजें सामने आएगी और तब बताया जाएगा। तब फिर ज्ञानेश कुमार के आयोग की तरफ से वकील साहब आएंगे और बोलेंगे कि सारे लोगों ने फॉर्म भर दिए, लेकिन वहां असल मुद्दा उठेगा, जो लोग सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए हैं उनका आप क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे? और पिछली बार जिन 3 डॉक्यूमेंट्स को कहा गया था, उन 3 डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर क्यों नहीं किया गया? उम्मीद है कल परसों तक आयोग कुछ कर देगा, इस पर कोई नोटिफिकेशन निकाल देगा, लेकिन जब अब तक नहीं निकाला
तो कैसे भरोसा किया जाए कि निकाल देगा। और रही बात गोदी मीडिया की, तो अभी तो भ्रामक खबरों की शुरुआत आपने देखी। सीमांचल के 4 जिलों में आधार सैचुरेशन और आधार जनसंख्या से ज्यादा जारी होने की भ्रामक खबर आपने देखी, जो तथ्यों के आधार पर झूठ के पुलिंदा के सिवा कुछ नहीं है। इसके बाद आपने आज सूत्रों के हवाले से खबर देखी, सूत्रों के हवाले से खबर देखी कि दूसरे देश के लोग आकर के वोटर बन गए हैं। मैं बिहार से आता हूं, बिहार का निवासी हूं। कोई जरा एक आदमी कैमरे पर आकर के मुझे बताए, क्या सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स या जिसे ट्विटर कहते हैं, उस पर आकर के बताएं कि आखिर बांग्लादेश से जो लोग पलायन कर भारत में आते हैं, जो घुसपैठ करते हैं, क्या वो घुसपैठ बिहार जैसे राज्य में आने के लिए करेंगे, जहां बिहार के खुद के लोगों को कोई रोजगार नहीं है। और बिहार हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या कोई भी इलाका हो, किसी एक गांव में यदि कोई दूसरे गांव का आदमी आकर के बसता है तो लोग उसकी पूरी खोज खबर रखते हैं कि अमुक आदमी जिसने जमीन खरीदा है, घर बनाया है, कौन है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी दूसरे धर्म के हो। बांग्लादेश से आकर के कोई बस जाएगा और उसे बसने के बाद बिहार जैसे राज्य में बसने की जरूरत पड़ेगी, ये तथ्य आसानी से गले नहीं उतरता। बांग्लादेश से यदि कोई आएगा तो अपने जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए भारत में प्रवेश करेगा। वो जाएगा कहां? कोई बांग्लादेश से आएगा तो कोई मुंबई जाएगा, कोई बेंगलोर जाएगा, कोई दिल्ली एनसीआर में आएगा, जहां उसके पास रोजी रोजगार का साधन होगा। जो आर्थिक हालत बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा है और बिहार से तो कई गुना ज्यादा है। तो बिहार क्यों आएगा बांग्लादेश का कोई व्यक्ति, ये मेरी समझ से परे है। ये मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं है कि बिहार में कोई बांग्लादेश से आएगा। तो इस तरह के तथ्यों को सुनने के बाद बड़ा अजीब लगता है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन शब्दों का प्रयोग किया, हम उन शब्दों से असहमति जता सकते हैं, जतानी भी चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया ने लोगों के दिमाग का दही इस कदर कर दिया है कि तेजस्वी यादव जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, कोई सामान्य व्यक्ति भी इन खबरों से आज ही जाकर वैसी शब्दों का या उससे भी कड़े शब्दों के इस्तेमाल पर मजबूर हो सकता है। क्योंकि दिन रात झूठ पर परोसा जा रहा है, दिन रात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान परोसा जा रहा है। आज की बात नहीं होती नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, नरसिम्हा राव ने क्या किया, यही चल रहा है आज की तारीख। इस तरह की परिस्थितियों में जब संवैधानिक संस्थाओं से उम्मीद होती है कि वो इम्पार्शियल रहेंगी, वो पारदर्शिता के साथ काम को अंजाम देंगी, लेकिन उनकी तरफ से भी जब ऐसे फैसले आते हैं तो उन फैसलों के बाद जरा बिहार की स्थिति को देखिए, जिस राज्य से पलायन सबसे ज्यादा है, तो क्या जो सिग्नेचर करके दिए जा रहे हैं, क्या वो सिग्नेचर सही है? क्या सिग्नेचर कोई दूसरा व्यक्ति तो करके नहीं दे रहा? ये बड़ा सवाल है कि जिन बीएलओ ने जो फॉर्म दिए हैं, जैसे हमारे जैसे लोगों ने जब बीएलओ से फॉर्म मिला उसके बावजूद खुद से वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर खुद से फॉर्म भरने का काम किया। यह स्थिति जब बनी हुई है, उस स्थिति में इस भ्रामक खबरों के बीच में कम से कम इन गोदी मीडिया और सूत्रों के हवाले से जो खबर है, उसकी उसके खंडन के लिए वही तत्परता दिखाई जानी चाहिए थी आयोग की तरफ से, जो अजीत अंजुम या राजीव रंजन सिंह की खबरों पर दिखाई जा रही है। बाकी अब देखते जाइए क्या होता है, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम काटने की जो भी कोशिशें हो या किसी भी तरह के घालमेल की कोशिशें यदि होती है, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास अभी वोट बैंक कोई बहुत बड़ा बचा नहीं है। चुनावी हिंदुत्व पूरी तरह से बिखर चुका है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराई थी, उसके बाद उसकी गुंजाइश अब बेहद कम दिख रही है कि अब एक बार जब जाति पुनः फिर से ऊपर आ गई, 2014 की परिस्थितियों पर नीतीश कुमार ने 2023 में भाजपा के साथ आने के पहले ही मट्ठा डाल दिया कास्ट सर्वे करा के, उसके बाद अब कौन सा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ उस तरह से वोट करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पिछले साल एक खबरें हम लोगों ने देखी थी कि भारत के तकरीबन 90 लाख लोग अमेरिका में अवैध तरीके से घुसे हैं, कुछ कनाडा की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करके तो कुछ मैक्सिको की तरफ से, और उनमें 45 लाख यानी तकरीबन आधे गुजराती हैं। और जिस ढंग से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया वहां से शुरू हुई, जिस ढंग से पकड़ पकड़ के वापस भेजने की प्रक्रिया वहां से शुरू हुई, वो कितना अमानवीय था कि हवाई जहाज में किस तरह से लाया जा रहा था, वो सबने देखा।
तो ये कह देना कि बांग्लादेश से लोग आ गए हैं, वो भी बिहार जैसे राज्य में। ये खबर सुनकर बिहार के लोगों को, जो कहीं दिल्ली में, कहीं मुंबई में, कहीं सूरत में, कहीं केरल में, कहीं तमिलनाडु के तिरुपुर में, कहीं बेंगलुरु में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें खुश होना चाहिए कि वाकई बिहार में इतना रोजगार का साधन उपलब्ध हो गया है कि दूसरे देश, राज्यों की छोड़िए, दूसरे देशों के लोग बिहार में आ रहे हैं। तो इस तरह की खबरों के ऊपर, और खास करके जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश थे, सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन 3 डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करने की बात कही थी, उनको अब तक अलाउड नहीं किया जाना, अब तक उनके बारे में अनुमति नहीं देना, निश्चित तौर पर ये ढीठपने की इंतहा है। और इतना ढीठ कोई आयोग हो जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डबल बेंच के निर्देशों के पालन में भी कोताही बरतेगा। ये कल्पना तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी नहीं की थी। आगे आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल बिहार की परिस्थिति तो यही है कि गांव-गांव में लाइन लगी हुई है। गांव-गांव में लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर चिंतित हैं, और खुद ही चिंतित नहीं है, बल्कि उनके परिवार के जो लोग बाहर में काम कर रहे हैं, वो लोग भी चिंतित हैं। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।